नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संगीता भट्टड़। आज कक्षा 4 से मैं व्याकरण संबोध का वीडियो का पुनरावर्तन करवा रही हूँ। पहले हम वीडियो नंबर 1 में गरिमा का पुनरावर्तन किया था, पाठ 1, 2, 3, और आज व्याकरण संबोध से पाठ 1, 2, 3 इसका पुनरावर्तन करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी। तो आप ये अच्छी से सुने, समझे। वैसे आपने सब पढ़ा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 भाषा से, पाठ 2 वर्ण विचार और पाठ 3 शब्द, ये तीनों का। अब है पाठ 1 जो कि भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हमने सीखा है भाषा अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। मतलब अपने मन के विचार दूसरे तक प्रकट करना, ये भाषा का माध्यम है। और हमने इसके रूप पढ़े भाषा के। वैसे इसके विशेष 2 रूप है। एक मौखिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? कि अपने मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों तक जब पहुंचाते हैं और दूसरे वो समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इसमें मौखिक में उदाहरण दे सकते हैं हम कि गाना सुनना, गाना गाना, बातें करना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पे बात करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। दूसरा रूप है लिखित। लिखित भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचार लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। तो जैसे अब व्हाट्सएप, ये भी लिखित है ना, लिखा हुआ हम दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं। पत्र लेखन, SMS, ये अखबार अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो भी लिखित भाषा का है। क्यों? क्योंकि हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। और तीसरा है सांकेतिक। ये सांकेतिक जो भाषा है वो अपने इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिसको बोलना नहीं आता वो क्या करता है बेटा? इशारा करता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल इशारे से ही चलता है। तो कोई अगर नोटिस बोर्ड लगाता, हम इशारों से बताते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अब है अलग अलग भाषाएं। हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, ओडिशा में ओडिया, कर्नाटक में कन्नड़, उत्तर प्रदेश में हिंदी, असम में असमी, मणिपुर में मणिपुरी, कश्मीर में कश्मीरी डोगरी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बिहार में मैथिली, भोजपुरी, हिंदी भी, और गोवा में कोंकणी। और जो विदेश में बोली जाती है वो भाषा, ये अभी अपने देश में, विदेश में अमेरिका में कौन सी? अंग्रेजी। इंग्लैंड में भी अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। अब लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि मतलब भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे सबकी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, गुजराती, ये चारों की लिपि पता है? देवनागरी होती है। और बांग्ला की बंगाली, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, और स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इसकी रोमन लिपि होती है। चीनी की हांजी। अब हम पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद है बेटा, स्वर और व्यंजन, जो कि हमने पढ़ा है। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। और जो
व्यंजन में बचे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। ये हमेशा 2 अक्षर से बनते हैं, जैसे क्ष, क हलंत प्लस श, त्र प्रोनाउंसिएशन, त्र हलंत प्लस र, ज्ञ जब हलंत प्लस य, श्र श हलंत प्लस र। ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हमने सीखा था कि मात्राएं तो स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। अब ये अ को हमने देखा है, अ को कभी मात्रा नहीं होती। की देखो आपके स्क्रीन पे कैसे है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन दिख रही। ई वर्ण के पहले लगती है छोटी, और बड़ी वर्ण के बाद। ऊ छोटा ऊ देखो आपके स्क्रीन में, बड़ा ऊ उसके अपोजिट। री की भाषा मात्रा हमेशा नीचे लगती है बेटा। ये ऊपर 1, ऐ ऊपर 2, ओ नीचे 1 ऊपर 1, ऐसी मात्रा। और औ नीचे 1 ऊपर 2 मात्राएं लगती है। अब हमने पढ़े थे र के रूप। र के रूप होते रेफ, फदेन। रेफ हमेशा ऊपर लगती है और पदेन हमेशा नीचे लगती है। यह हमेशा ध्यान रखना है। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब जिसको हम अलग अलग करके, पूरे वर्ण को अलग अलग करके बनाते हैं, उसको वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। स्वर व्यंजन को अलग करोगे तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। जैसे पतंग, उदाहरण दिया है यहाँ पे पतंग। तो पहले हम प का करेंगे, प हलन प्लस अ, प तंग। तो पे अंग की मात्रा है तो त हलन प्लस अंग। और ग का करेंगे वर्ण विच्छेद, ग हलन प्लस अ, कमल। क का करेंगे तो क्या होएगा? क प्लस अ, क हलंत प्लस अ। ये ध्यान में रखना, कभी भी व्यंजन को हलंत लगता है, स्वर को हलंत नहीं लगता है। अब म का करेंगे तो क्या हो गया? म प्लस अ। ल का करेंगे तो क्या हो गया? ल प्लस अ। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण। और वर्ण से फिर क्या बनता है? शब्द। तो शब्द के बेटा 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिसका कोई मीनिंग निकलता है उसे हम सार्थक। जैसे घर, घर मतलब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो घर, बगीचा, ये जो हम शब्द बोल रहे हैं इसका कोई अर्थ होता है तो इसे सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने घर सार्थक बोला, इसका उल्टा कर लो निरर्थक में, रग। रग मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो मतलब इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, रग। जैसे यू, डाकअप, ये कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक। अब है कुछ शब्द ध्वनिबोधक। सार्थक और निरर्थक शब्दों के अतिरिक्त भी ध्वनिबोधक शब्द है। ध्वनिबोधक शब्द मतलब क्या है? ध्वनि मतलब बेटा आवाज़। जैसे कोई पशु पक्षी की, कोई पदार्थों की आवाज़, ऐसे ध्वनिबोधक शब्द कहलाते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे पशु पक्षी की आवाज़, देखो यहाँ पे मेंढक की आवाज़ कैसे रहती? टर टर। तोता टें टें। चिड़िया चिंची। अब कुछ पदार्थों की आवाज़, घड़ी की आवाज़ कैसे होती है? टिक टिक। बादल की, बादल कैसे गरजते? गड़ गड़। घंटी टन टन। ये सब क्या, कौन से शब्द कहलाते हैं बेटा? ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम जानेंगे हम तीनों लेसन में से हमने क्या क्या पढ़ा आज।
पाठ एक भाषा, इसमें हमने क्या समझा? यहाँ पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट है विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट, भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तीसरा पॉइंट, हम संकेतों द्वारा भी भाव व्यक्त करते हैं। हमें कभी कभी इशारों द्वारा भी बोला जाता है, तब हम अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं इशारों द्वारा भी। फिर नंबर 4 पॉइंट है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है बेटा? राजभाषा, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिपि। और हमने जाना है किसकी लिपि क्या है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि रोमन। बाद में लास्ट पॉइंट, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियम हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। हम शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही सीखते हैं। ये हम पाठ 1 में समझे। इतने पॉइंट हमारे पाठ 1 के थे। अब पाठ 2, इसमें से हमने क्या जाना? पार्ट 2 में, पार्ट 2 कौन सा था बेटा? वर्ण विचार। इसमें से हमने क्या समझा? पहला पॉइंट क्या समझा हमने? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दूसरा पॉइंट, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं समझाया था? 2, स्वर और व्यंजन। तीसरा पॉइंट, निश्चित क्रम में लिखे गए वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। मतलब क्रम में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। बाद में चौथा पॉइंट, स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर के चिन्ह जो होते हैं वो मात्रा, हम उसका मात्रा रूप में उपयोग करते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी की स्वरों की मात्राएं होती है। बाद में का पॉइंट, एक व्यंजन में एक बार में एक ही मात्रा लगती है। बाद में रेफ, र अकेला ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। र स्वतंत्र व्यंजन है। बाद में वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यह हम किस में जाने? पाठ 2 में। अब है पाठ 3। पाठ 3 है शब्द। इसमें हमने क्या क्या समझा? पहला पॉइंट क्या समझा बेटा? वर्णों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो क्रम होता है, क्रम वाइज लिखना, वो ही सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं, वर्णों के। फिर वहाँ पे बताया था शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा? सार्थक और निरर्थक। तो मैंने क्या बताया था? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। और तीसरा पॉइंट कि कुछ ध्वनिबोधक शब्द होता है। ध्वनि मतलब आवाज़। तो जैसे पशु पक्षियों व जड़ पदार्थों की आवाज़ें ध्वनिबोधक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ हमने तीनों पाठ का पुनरावर्तन किया। यहाँ पे ये तीनों पाठ का समाप्त होता है। धन्यवाद।